एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण इसके लिए क्यों बोलेंगे? क्योंकि यदा कदा मानव और वन्य जीव संघर्ष जो है वो चलता रहता है और मानव जो जीवों के संरक्षण करे और उन्हें बेवजह ना मारे, इसीलिए इस वन्य जीव संरक्षण 1972 को लाया गया था। और जो प्राकृतिक आवास हैं उनमें गिरावट नहीं हो, तो उसको लेकर ये मतलब मानव अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे जीवों की जान को खतरा हो। तो ये जो वन्य जीव संरक्षण था क्या था, इसको ज़रा हम देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 9 सितंबर 1972 को निर्मित हुआ। ये अधिनियम अब पूरे भारत पर लागू है। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय तथा 66 धाराएं हैं। सोच लीजिए 66 धाराएं हैं। धारा 2 कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषा देती है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण पद हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पशु क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है। पशु वस्तु क्या है, उसके बारे में जानकारी दी है। जैसे हड्डी वड्डी हैं, जो भी हैं, हाथी दांत वगैरह हैं, उन्हें पशु वस्तु कहा जाता है। सर्कस क्या है, मतलब पशुओं के प्रदर्शन जो होता है उसके लिए सर्कस वगैरह कहते हैं। पशुओं के संबंध में व्यापारी से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो किसी पशु या वस्तु को खरीदने या बेचने का कारोबार करता है, तो उसकी व्यापारी की परिभाषा दी गई है। इसमें आखेट की परिभाषा दी गई है, मतलब शिकार वगैरह की, ठीक है, इसकी परिभाषा दी गई है 2:16 के अंतर्गत। पशुधन के बारे में बताया गया है, भेड़, घोड़े, खच्चर, सूअर, बत्तख आदि हैं। धारा 2:20 में दी गई है मांस क्या है, मांस से वर्णित अन्य खाल के साथ बिना खाल के, चाहे कच्चा तथा पक्का। और चरम प्रसाधन, टॉफ़ी आदि के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अभ्यारण्य को 2:26 में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान का अर्थ क्या है? ये धारा 35 या 38 या 66(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित गया क्षेत्र है। तो धारा 2:21 में इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसमें हम आगे देखने जा रहे हैं वन्य जीव परीक्षण निदेशक 1, सहायक निदेशक 1 तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 के अंतर्गत की जाती है। इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन धारा 5 का के अधीन किया जाता है। ठीक है, इस राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री तथा वन और वन्य जीव का प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की स्थापना धारा 5 खा के अधीन होती है। राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे जो राष्ट्रीय परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि इनकी जो नियुक्ति किया जाएगा वो राष्ट्रीय परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त करेगा। जो प्रभारी मंत्री होता है वही उपाध्यक्ष होता है। आगे, वन्य जीव हेतु राज्य परिषद का गठन धारा 6 में दिया गया है। वन्य जीव हेतु राज्य परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री तथा वन एवं वन्य जीव प्रभार मंत्री उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रीय परिषद का प्रधानमंत्री और राज्य परिषद का मुख्यमंत्री, और संबंधित मंत्री जो होता है वो उपाध्यक्ष होता है। राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार राज्य सरकार द्वारा आदेशित स्थान में होती है। धारा 7 के तहत ये बताया गया है। धारा 9 आखेट पर प्रतिषेध लगाती है। धारा 9 जो है वो आखेट यानी कि शिकार पर प्रतिषेध लगाती है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9। जहां मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक संतुष्ट हैं कि वन्य पशु मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका है या वह इतना अशक्त या रोगग्रस्त है कि पुनः स्वस्थ होने के अयोग्य है, वहाँ ऐसे पशु के आखेट की अनुमति दे देगा। धारा 11 के अंतर्गत ये दी जा सकती है। जैसे किसी गांव में, किसी शहर में अगर कोई घुस जाता है तो वो मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका है, तो वहाँ पर आखेट की अनुमति दे दी जाती है। ये धारा 11 कहती है। स्वयं की रक्षा या किसी व्यक्ति की रक्षा में किसी वन्य पशु को सद्भावना से मारना या घायल करना अपराध नहीं होता है। धारा 11(2) में कहा गया है किसी की रक्षा करते हुए अगर किसी व्यक्ति पर अगर हमला कर दिया है किसी पशु ने, तो अगर उसको मार दिया जाता है या घायल कर दिया जाता है तो धारा 11
2 के तहत वो अपराध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम की धारा 12 विहित फीस का भुगतान किए जाने पर तथा मुख्य वन जीव अभिरक्षक के लिखित आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर विशेष प्रयोजनों हेतु वन्य पशु आखेट को अनुज्ञेय करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है विशेष प्रयोजन में जैसे शिक्षा है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक प्रबंध हैं, नमूनों का संग्रह है तथा जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण के लिए सांप से जहर निकालना या उससे तैयार करना शामिल है। तो ये विशेष प्रयोजन है। ठीक है, जो धारा 12 में दिया गया है कि तो इन सब चीज़ों के लिए विशेष प्रयोजन में शिक्षा वगैरह, वैज्ञानिक अनुसंधान या जीवन रक्षक औषधियों के लिए, तो इन सब के लिए आखेटक किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचित वनस्पतियों, किसी वन भूमि या किसी अन्य क्षेत्र से जानबूझकर खोदना या उखाड़ना, क्षति करना, नष्ट करना, अर्जित या संग्रहित करना, किसी वनस्पति जीवित या मृत के किसी भाग या उसके उत्पाद को कब्जे में रखना, विक्रय करना या प्रतिस्थापन करना, दान या अंतरण करना धारा 17 का में प्रतिबंधित है। ठीक है, कुछ किसी भी वनस्पति को कोई भी है तो उसको क्या कहते हैं, नहीं बेचा जाएगा, वन्य भूमि को नहीं मतलब बेचा जाएगा, या जानबूझकर खोदना उखाड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, पर कब्जा नहीं किया जाएगा, तो ये प्रतिबंधित कर दिया गया है धारा 17 का में। अनुसूचित जाति के सदस्य पर धारा 17 का लागू नहीं होती है। अनुसूचित जाति यानी कि जो एससीज हैं उस पर ये धारा 17 लागू नहीं होती है, वो कर सकता है। लाइसेंस के बिना विनिर्दिष्ट प्रकार की वनस्पति की कृषि नहीं की जा सकती, धारा 17 खा में। जैसे अफीम है, पोस्ता है, तो ये जो हैं इनकी खेती बिना लाइसेंस के नहीं की जा सकती, ये धारा 17 गा में कहा गया है। धारा 17 जा हर प्रकार की विनिर्दिष्ट वनस्पतियों या उसके भाग या उत्पाद इत्यादि को सरकार की संपत्ति घोषित करती है। ठीक है, धारा 17 जा। आगे बढ़ते हैं। किसी आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग या टेरिटोरियल वाटर के अतिरिक्त किसी क्षेत्र को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वन्य जीव शरण स्थल घोषित कर सकती है, धारा 18। ठीक है, आरक्षित वन क्षेत्र किसी भाग या टेरिटोरियल वाटर के अतिरिक्त। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वन्य जीव शरण स्थल घोषित कर सकती है धारा 18 के तहत राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं। धारा 18 के अधीन अभ्यारण्य घोषित आरक्षित क्षेत्र के संरक्षण हेतु कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आगे, आरक्षित क्षेत्र या उस पर किसी अधिकार का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार, वसीयती या गैर वसीयती संबंधी अधिकार जो अधिसूचना के पूर्व अर्जित हों के सिवाय अधिकार के अर्जन पर रोक, धारा 20 में है। किसी क्षेत्र के संबंध में धारा 18 के अधीन अधिसूचना जारी होने के 60 दिन के भीतर कलेक्टर क्षेत्रीय भाषा में उद्घोषणा प्रकाशित कराता है। आगे क्या करता है ये, कलेक्टर द्वारा किसी दावे की जांच धारा 22 में की जाती है। आगे, धारा 25 का के अनुसार अधिकारों के अर्जन, दावों का विनिश्चय इत्यादि कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जारी होने के 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। ठीक है, आगे धारा 26 कलेक्टर को अपनी शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन की शक्ति देता है, धारा 26। ठीक है, धारा 27 में क्या दिया गया है, वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, करती है। ठीक है, धारा 27 कार्यरत लोक सेवक, मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वन्य जीवन शरण स्थल की सीमा के अंदर रहने के अनुमन्य व्यक्ति, सीमा के अंदर किसी अचल संपत्ति पर कोई अधिकार रखने वाले, उपरोक्त के आश्रित या एक छोर से दूसरे छोर पर अभ्यारण्य के माध्यम से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी इसमें प्रवेश निवास नहीं करेगा। ठीक है, इन सब के अतिरिक्त कोई भी इसमें निवास या प्रवेश नहीं करेगा। धारा 27 के तहत है वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे, वन्य जीव शरण में स्थल में अध्ययन, फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन इत्यादि हेतु प्रवेश मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक की आवेदन पत्र पर अनुज्ञा द्वारा, यानी कि वो अगर अनुमति देता है तभी किया जा सकता है। ठीक है, धारा 30 क्या कहती है, वन्य जीव अभ्यारण्य में आग
लगाने को निषिद्ध करती है। अगर कोई आग लगाता है तो उसको निषिद्ध करती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में बिना मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के आयुध सहित प्रवेश प्रतिबंधित है। धारा 31 कहती है अगर किसी भी आयुध सहित कोई भी हथियार वगैरह ले जाना मना है। आगे, अभ्यारण्य के भीतर रासायनिक विस्फोटक पदार्थ या अन्य क्षतिकारक पदार्थ का प्रयोग धारा 32 के अधीन प्रतिषिद्ध है। धारा 33 के अनुसार वन्य जीव अभ्यारण्य का नियंत्रण मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के अधीन होगा। पशुधन का टीकाकरण धारा 33 का में उपबंधित है। पशुधन का टीकाकरण धारा 33 खा के अधीन सलाहकार समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों के अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था धारा 34 का में दी गई है। अतिक्रमण, वहाँ पर अगर कोई अतिक्रमण करता है, अपना कब्जा करता है, तो उसे हटाने की जो व्यवस्था की गई है वो धारा 34 का में की गई है। का अतिक्रमण हटाने हेतु वनों का सहायक संरक्षक दर्जे से अन्यून कोई अधिकारी प्राधिकृत है। ठीक है। अतिक्रमण हटाने हेतु राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। धारा 35 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, ठीक है, किसी क्षेत्र को अगर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करना है तो वो धारा 35 के अंतर्गत राज्य सरकार करती है। आगे, जिस क्षेत्र में राज्य सरकार शिकार को किसी अवधि के लिए बंद घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दे वह बंद क्षेत्र कहलाता है। धारा 37 के अंतर्गत। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रों को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति धारा 38 में है। केंद्र सरकार को, ठीक है, राज्य सरकार को जो है धारा 35 में दी गई है राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की, ठीक है, और केंद्र सरकार को धारा 38 में अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार केवल उन्हीं क्षेत्रों के संबंध में ऐसी घोषणा कर सकती है जो राज्य के अभ्यारण्य क्षेत्र में ना आता हो तथा जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पट्टे पर या अन्यथा हस्तांतरित किया हो। जैसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण में कुल 12 व्यक्ति, अध्यक्ष, सचिव तथा 10 से अनधिक अन्य सदस्य हो सकते हैं। धारा 38 का के तहत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों, सचिव को छोड़कर का कार्यकाल केंद्र सरकार विहित करती है जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होता है। अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को संबंधित करता है। अध्यक्ष या किसी सदस्य को प्राधिकरण की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। धारा 38 का मतलब हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है। अगर वो 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे हटाया जा सकता है, अध्यक्ष या किसी सदस्य को। कोई भी चिड़ियाघर बिना प्राधिकरण की मान्यता के नहीं चलाया जाएगा, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है धारा 38 जा में। प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी वन्य पशु को या पकड़े गए पशु का अर्जन, विक्रय या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। धारा 38 झा के तहत है। प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा मतलब पूर्व आज्ञा के बिना, ठीक है। कोई व्यक्ति चिड़ियाघर में शोर मचाकर या चिढ़ाकर पशुओं को परेशान नहीं करेगा, ना पशुओं को घायल करेगा। धारा 38 जा में ये प्रावधान वहाँ में एक प्रावधान किया गया है। धारा 38 वहाँ में। धारा 38 ठा के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है धारा 38 ठा के अधीन। पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ठीक है, पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री। ठीक है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। धारा 38 डा में ये बात कही गई है। प्राधिकरण का कोई कर्मचारी जो ऐसा होने में इच्छुक नहीं है, वह इच्छुक न होने की तिथि से 6 माह की अवधि के अवसान तक पद धारण करेगा। धारा 38 डा बताता है। राज्य सरकार द्वारा गठित विषय निर्वाचन समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। धारा 38 पा के तहत ये बात कही गई है। इसी क्षेत्र को बाघ आरक्षित तथा बाघ संरक्षण योजना राज्य सरकार द्वारा घोषित तथा तैयार किया जाता है। धारा 38 फा के तहत। ठीक है।
बाघ आरक्षित की सीमाओं में परिवर्तन बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद के अनुमोदन पर किया जाता है। धारा 38 वा के तहत बाघ आरक्षित क्षेत्र के संबंध में कोई अधिसूचना केवल लोकहित में रद्द की जा सकती है। ठीक है, लोकहित में ही रद्द की जा सकती है। बाघ तथा जैव विविधता के संरक्षण हेतु बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। धारा 38 भा के तहत। ठीक है, बाघ तथा संकटापन्न जाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। धारा 38 माह के तहत। ब्यूरो का निदेशक पदेन वन्य जीव संरक्षक तथा पुलिस महानिरीक्षक सहायक निदेशक होगा। धारा 39 के अनुसार वन्य प्राणी इत्यादि सरकारी संपत्ति है। धारा 44 के अधीन बिना अनुज्ञप्ति ट्रॉफी और पशु वस्तुओं के व्यवहार प्रतिबद्ध हैं। लाइसेंसों का प्रदत्त करना, नवीकरण, निलंबन या निरस्तीकरण मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। धारा 45 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। लाइसेंसों का दिया जाना या नवीकरण करना, निलंबित करना। लाइसेंस देने के इनकार, आदेश या नवीकरण से इनकार या निरस्तीकरण या निलंबन के विरुद्ध अपील मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के समक्ष होती है यदि आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया है। ठीक है, अपील राज्य सरकार को होगी यदि आदेश मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक द्वारा पारित किया गया है। धारा 46 के तहत। ठीक है, अगर कोई प्राधिकृत अधिकारी अगर लाइसेंस के इनकार करता है, नवीकरण के लिए इनकार करता है या किसी के लिए निरस्तीकरण के लिए, तो अपील की जा सकती है मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के पास। और अगर मुख्य वन्य जीव संरक्षक अगर वो मना करता है तो धारा 46 के तहत राज्य सरकार के पास अपील की जा सकती है। अपील आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। आदेश की तारीख से। धारा 60 किसी व्यक्ति या उसकी अभिरक्षा या कब्जे के पशुधन, लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों की तलाशी, स्थानों में प्रवेश, गिरफ्तारी व निरोध की शक्ति के बारे में बताती है। धारा 60। उपरोक्त शक्ति निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या मुख्य वन्य जीव संरक्षक या कोई वन अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक से निम्न पंक्ति का ना हो द्वारा प्रयोग की जा सकती है। धारा 51 दंड का प्रावधान देती है। तो दंड क्या क्या है, इससे संबंधित दंड क्या क्या है, इसके बारे में जरा हम देख लेंगे। अध्याय 5 का के उपबंधों के अधीन किसी नियम या आदेश के उल्लंघन 3 वर्ष तक के कारावास या 25,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। पश्चातवर्ती किसी अवसर पर दोष सिद्धि पर कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा अगर दोबारा ये अपराध किया जाता है तो, या किसी नियम का या आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो, तथा जुर्माना जो है 25,000 रुपये से कम नहीं होगा। जो व्यक्ति अध्याय 5 का के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से तथा न्यूनतम 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। धारा 38 वहाँ के प्रावधानों का उल्लंघन 6 माह तक के कारावास से या 2,000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। धारा जो वो है 38 वहाँ। ठीक है। बाघ आरक्षित क्षेत्र में शिकार या क्षेत्र की सीमा परिवर्तन से संबंध व्यक्ति प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना न्यूनतम 25,000 रुपये तथा अधिकतम 2 लाख रुपए से दंडित किया जाता है। ठीक है। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कारावास न्यूनतम 7 वर्ष तथा जुर्माना न्यूनतम 5 लाख रुपए जो अधिकतम 50 लाख हो सकेगा का दंड का प्रावधान किया गया है अगर दोबारा ये हरकत करता है तो कोई व्यक्ति। दुष्प्रेरण हेतु पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 1 वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये के जुर्माने का उपबंध है। धारा 51 का गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत से संबंधित है। धारा 51 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 का गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत से संबंधित है। धारा 53 गलत अभिग्रहण हेतु 6 माह तक के कारावास से या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जाने की व्यवस्था देती है। अपराधों का शमन धारा 54 में किया जाता है, जो क्षमा की जाती है धारा 54 में। न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान परिवाद पर किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा
कम से कम 60 दिनों के नोटिस तथा परिवाद करने की अपने आशय की सूचना केंद्रीय या राज्य सरकार को देकर परिवाद किया जा सकता है। परिवाद यानी कंप्लेंट की जा सकती है। अधिनियम में उपधारणा धारा 57 में प्रावधानित है। धारा 58 कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित है। अध्याय 6 का धारा 58 का से धारा 58 माह तक अवैध शिकार और व्यापार से प्राप्त की गई संपत्ति का संपहरण के लिए है। धारा 58 गा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने का प्रतिषेध है। आरोप लगाने की तिथि से 6 माह पूर्व अर्जित की गई संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। अगर इसमें है, अगर कोई भी संपत्ति अर्जित कर ली गई है और उसको 6 महीने हो गए तो उससे पूर्व की अर्जित की गई संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। धारा 58 चा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने या रोक लगाने हेतु उपबंध देती है। संपहरण की सूचना की अवधि 30 दिन होती है। एक पक्षीय कार्रवाई किए जाने से पूर्व 30 दिनों का कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। धारा 58 के अनुसार अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या होने के लिए अर्हित व्यक्ति होगा। अपील आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर की जाएगी। धारा 58 धारा 58 फा के अनुसार अभिलेख से प्रकट किसी भूल को ठीक करने हेतु आवेदन आदेश की तिथि से 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। ठीक है। धारा 59 कहती है अधिनियम के अधीन सभी सदस्य लोक सेवक होंगे। धारा 60 सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षित करती है। अपराधियों को पकड़वाने वाले व्यक्ति को अपराधी पर लगाए गए जुर्माने का 50% तक इनाम दिया जा सकेगा। ठीक है। धारा 60 का कहती है अपराध का पता लगाने या अपराधी की गिरफ्तारी में सहायता देने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप देने हेतु राज्य सरकार मुख्य वन्य जीव संरक्षण को सशक्त कर सकेगी। धारा 60 खा वन पशुओं को हानिकारक पशु घोषित करना धारा 62 में केंद्रीय सरकार की शक्ति है। अगर कोई पशु खतरनाक है या उसको हानिकारक पशु घोषित करना है तो धारा 62 के तहत केंद्रीय सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 63 में है। धारा 64 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। अनुसूचित जनजाति अधिकारों का संरक्षण धारा 65 में उपबंधित है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो हैं जनजातियाँ उनके संबंध में संरक्षण का। ठीक है। धारा 65 में निरसन और व्यावृत्तियाँ धारा 66 में दी गई हैं। अधिनियम में 6 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये आज हम देख रहे थे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है। इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको लाने की ज़रूरत पड़ी थी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मानव वन्यजीव संघर्ष की वजह से इस अधिनियम को लाने की ज़रूरत पड़ी थी। जगह जगह देखने को मिलता है कि ये पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009 तक 300 मिलियन से अधिक लोग वन पारिस्थितिकी तंत्र पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर थे। ठीक है। ये स्थितियां रही हैं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो था उसे लागू किया गया। ठीक है। इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित भी किया गया था और कानून के तहत अपराधों के लिए सज़ा एवं जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया गया है 2003 के तहत। ठीक है। मंत्रालय ने अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए कानून में संशोधन करके और अधिक कठोर उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव किया है और इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीव एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लागू होने के बावजूद भी बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने देखने को मिलती हैं। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा स्थापित संरक्षण का मॉडल दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए मानव मुक्त क्षेत्रों को बनाने पर आधारित है। ठीक है। निश्चित रूप से ये कुछ प्रजातियों की रक्षा करने में सफल रहा है, लेकिन इस तरह से मानव मुक्त क्षेत्रों के निर्माण का दृष्टिकोण उन देशों के लिए बेहतर है जो कम घनी आबादी और अधिक विकसित गैर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। लेकिन जो भारत देश है बफर जोनों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरण से लोगों के आर्थिक अधिकारों के साथ समझौता करने में सक्षम बनाया है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार की वन्यजीव कार्य योजना मसौदे के रूप में वर्ष 2017 से 2031
की अवधि में वन्यजीव संरक्षण को दिशा निर्देश करने के लिए स्थानीय आबादी का समर्थन प्राप्त करना इसकी सफलता हेतु आवश्यक है। ये बात है, एक चुनौती है ये हमारे सामने। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया था। ठीक है, जिसमें मानव मुक्त क्षेत्र के निर्माण के दृष्टिकोण को आघात पहुंचाया है, जो स्थानीय लोगों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से पहचान कर उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है। पर्यावरण पर बहस होती रहती है हमेशा, पर्यावरण बहस तथा आधिकारिक मानव पारंपरिक विकास पर। ठीक है, ये बहस हमेशा चलती रहती है। आगे की राह क्या है? आगे की राह इससे जुड़ी हुई ये है कि विकास की अवधारणा एक सापेक्षिक अवधारणा है, ये तो सभी को पता है, और मानव जाति के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन की सही मायने में विकास है। ठीक है, अगर वो गुणात्मक अगर परिवर्तन होता है, क्वालिटी हो रही है, क्वालिटी में अगर परिवर्तन आ रहा है तभी सही मायने में विकास है। और मानव जाति पर्यावरण के जैवमंडल का अटूट हिस्सा है, अर्थात दोनों सहसंबंधित हैं, किंतु हम समृद्धि के लिए अपना भविष्य प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उल्लेखनीय है कि 1991 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम समृद्धि के लिए वनों का विनाश नहीं कर सकते हैं और हम समृद्धि के लिए अपना रास्ता प्रदूषित भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, क्या क्या सजा का प्रावधान दिया हुआ है, इन सब चीज़ों को हमने जाना है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे जुड़े हुए प्रावधान जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उससे जुड़े हुए प्रावधान को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में हमें सजेशन दें कि क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।